Hello everyone. First of all, good morning to all of you guys. Myself Suraj Gupta and today I am going to start with you the first class of Microeconomics semester 1. ये जो वीडियो है ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए तो है ही, साथ साथ उन सभी कोर्सेज के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने जीई में मतलब जनरल इलेक्टिव में इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करके रखा है। जब मैं आपसे बात करूं कि हमें सेमेस्टर 1 में क्या सब पढ़ना है और कौन से बुक से पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी डीयू की सजेस्टिव रीडिंग क्या है। जो डीयू की सजेस्टिव रीडिंग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सजेस्टिव रीडिंग है वो है मैनक्यू की। मैं एक बार ऑथर जी का नाम लिख देता हूं, वो है मैनक्यू की प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारे पास सिलेबस में टोटल 6 यूनिट आता है जो कि हमें पूरे सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, टोटल 6 यूनिट को, जिसमें कि अगर मैं यूनिट वाइज थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो ये है यूनिट जो कि मैं कॉलम वाइज आपको बताऊंगा। यूनिट 1 में जो हमें पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 में जो पढ़ना है वो है डिमांड एंड सप्लाई। आप सभी परिचित है इस वर्ड से। यूनिट 3 में जो पढ़ना है वो है द हाउस होल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। यूनिट नंबर 4 में जो हमें पढ़ना है वो है द फर्म एंड परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। और यूनिट नंबर 5 में जो हमें पढ़ना है वो है इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। और यूनिट नंबर 6 में जो पढ़ना है उसका नाम है इनपुट मार्केट, जहां पे हम लोग लेबर के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट मार्केट। ये टोटल 6 यूनिट है। इस 6 यूनिट में अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग टॉपिक है, बट जो यूनिट का जो मेजर हेड है कुछ इस तरह से है। इसमें से यूनिट नंबर 2 से लेके यूनिट नंबर 6 तक, यूनिट नंबर 2 से लेके यूनिट नंबर 6 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है और जो हमें नए नई चीज़ें सीखने को मिलेगी उनको भी अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप जब सेमेस्टर 3 में एडवांस लेवल माइक्रो पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी आसानी हो। मैं अगर यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो बेसिकली यूनिट नंबर 1 में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जैसे कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि अगर आपके पास नोट वगैरह अवेलेबल हो जाए तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, बट वैसे तो मैं यूनिट नंबर 1 भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 2 से। पहले मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 2 से। तो हम लोग जो है बेसिकली यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमें पढ़ना है डिमांड एंड सप्लाई। ऑब्वियसली क्लास 11th के लेवल का तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो मैं क्या करूंगा कि पहले आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बेस आपका मजबूत करूंगा, उसके बाद मैं सिलेबस पे आऊंगा और उसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो करवाऊंगा। ये एक तरीका होगा पढ़ाने का। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई दिख रहा होगा यूनिट नंबर 2 में हमारा टॉपिक, तो पहले हम डिमांड को उठाएंगे और डिमांड से रिलेटेड जितनी भी बेसिक होगी वो सब मैं आपको कराऊंगा, जो भी डेरिवेशन होगी वो सब मैं आपको कराऊंगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि मैं अब डिमांड की डेफिनेशन या डिमांड का मीनिंग बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है। डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है और डिमांड का मीनिंग क्या होता है ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्लास 11th में आपने यही सब अच्छे से बस पढ़ा है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा। तो डिमांड की मीनिंग, डिमांड की डेफिनेशन इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास क्लास 11 12 में इकोनॉमिक्स नहीं होता, जैसे साइंस स्ट्रीम वाले ऐसे बच्चे होते हैं,
जो कि इकोनॉमिक्स को ऑप्ट नहीं करते, बट बाद में क्या होता है कि उनको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, ठीक है। तो उनके लिए ना एक मेरा सजेशन है कि यार आप पहले ऐसा करो कि क्लास 11th का जो बेसिक है ना इकोनॉमिक्स का नॉलेज, कि डिमांड क्या होती है, डिमांड की मीनिंग क्या है, तो बेसिक वीडियो आप यूट्यूब पे से देख लो। उसके बाद आप मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सिलेबस में जो भी दे रखा है उसको आप पढ़ने की कोशिश करना, तब जाके आपके लिए कुछ आसान हो जाएगा चीज़ें, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। तो अब मैं डिमांड की डेफिनेशन या मीनिंग बताऊंगा तो सिलेबस तो कवर होगी नहीं। मेरा कहने का मतलब अगर मैं हर चीज़ की डेफिनेशन बताऊं जो आपने क्लास 11 में पढ़ी है, तो तब तो सिलेबस कवर नहीं होगा। हाँ, लेकिन हर एक चीज़ वो आया कहाँ से है, उसका काम क्या है, और उसका हमें यहाँ पे यूज क्या करना है, वो सब मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं अगर डिमांड की बात करूं, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड या डेफिनेशन ऑफ डिमांड, तो आप में से हर एक कोई जो है लगभग सारे के सारे डेफिनेशन बता देंगे कि सर डिमांड की डेफिनेशन ये होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो ये भी आप में से कई सारे मतलब कई सारे लगभग मान लो 95% ऐसे 95% स्टूडेंट ना बता देंगे कि सर डिमांड शेड्यूल क्या होता है, कि सर हम प्राइस को कॉलम वाइज लिखते हैं एंड क्वांटिटी को कॉलम वाइज लिखते हैं, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घटती है ये शो करते हैं, टेबल वाइज शो करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल की डेरिवेशन क्या है, तो सर यही है, हमारी मैडम या टीचर ने कुछ इस तरह से पढ़ाया है। जैसे कि आपने जब क्लास 11th में पहली बार डिमांड शेड्यूल पढ़ा होगा, तो आपकी जो टीचर्स होंगे, जो टीचर मतलब सर या मैडम जो भी होंगे, वो आपको कुछ इस प्रकार से पढ़ाए होंगे कि बेटा ये ना प्राइस है किसी भी कमोडिटी की, और वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज दी हुई है, और ये ना क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ लेटर सपोज एक्स, मतलब बेसिकली एक्स कोई कमोडिटी का नाम है, उसकी क्वांटिटी आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ठीक है। बेटा जब प्राइस 10 रुपया था ना, ऐसे आपको बताएगा, जब प्राइस 10 रुपया था ना, तो आप 120 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे। लेट अस सपोज वो कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, हमने एक्स माना है, तो 120 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे। जब प्राइस 10 से 8 हो गया, जब प्राइस 10 से 8 हो गया मतलब प्राइस जब घट गया, तो आपकी जो अब क्वांटिटी डिमांडेड होगी ना वो बढ़ जाएगी। अब ये कितना बढ़ेगा, कितना इंक्रीज करेगा, ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे। तो अभी हम इलास्टिसिटी को नहीं पढ़ रहे, तो उसको स्किप करते हैं। हम पहले बात करते हैं कि कितना बढ़ेगा, तो कुछ भी बढ़ सकता है। मान के चलते कि 120 से हो गया ये 150, कुछ भी हो सकता है, 130, 140, 145, 160 कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज 150 हो गया। फिर बेटा जब प्राइस 8 से 6 हो गया ना, तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये और बढ़ गया। लेट अस सपोज इस बार ना 180 हो गया। ये जो आप देख रहे हो ना कॉलम वाइज प्राइस एंड क्वांटिटी, इसी को बेटा हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या आपने ऐसे ही पढ़ा है डिमांड शेड्यूल? ऐसे ही पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा होगा। कुछ कुछ ही ऐसे टीचर्स होंगे जो कि इसकी डेरिवेशन पे फोकस किए होंगे, अदरवाइज हम सब ऐसे ही पढ़ते हैं। और ऑब्वियसली क्लास 11th में हम पहली बार डिमांड वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो अगर हमें उसी टाइम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दे चीज़ों को तो समझ में नहीं आएगा, तो हमको क्लास 11th में थोड़ा सा लेवल कम करके ही पढ़ाया जाता है। टीचर ने जो पढ़ाया उनको वो तरीका ही था पढ़ाने का क्लास 11th के अकॉर्डिंग। बट जब आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आए हो और अब जब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आपको लेवल क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। आज जो क्लास में हम सबसे पहले कुछ चीजें सीखेंगे डिमांड के बारे में, वो मैं पहले आपको लिखवा दूं। मैं अगर पहली चीज की बात करूं तो पहली चीज कुछ ये होगी, व्हाट इज द व्हाट इज द डेरिवेशन व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। What is the derivation of demand schedule? ये पहला क्वेश्चन जो कि सबने ऐसे पढ़ के आए हो, बट ये एक्चुअली में डिमांड शेड्यूल की डेरिवेशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, डेरिवेशन ऑफ
डिमांड कर्व, डिमांड कर्व जो कि आप सब ने इसको बस लाइन पे प्लॉट कर लिया और वो कहाँ से आया वो आपको नहीं पता। आपने बेसिकली एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस डाला, फिर प्राइस क्वांटिटी की आपने रिलेशनशिप बता के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे और बताते थे ये हमारा डिमांड है, बट उसकी डेरिवेशन आपको पता नहीं है। तीसरी जो बात हम लोग पढ़ेंगे वो ये कि वाई डिमांड कर्व is downward sloping, why demand curve is downward sloping, कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी लग रहा होगा ये तो मुझे पता है सर, ये हमने पढ़ा है। आप में से किसी का कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे उनका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा कि सर अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता तो आप कुछ इस प्रकार से आंसर दे रहे होते कि सर प्राइस के बढ़ने पे ना जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो तेजी से गिर रही होती है, दैट्स वाई हमारा डिमांड कर्व ना डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका ये आंसर होगा कि सर प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दैट्स वाई डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये जो आपने आंसर दिया है ना ये बैड आंसर है, ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लेवल के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। देखते हैं इसका क्या अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो ये तीन चीज अभी हमने पहले बेसिक, ये तीनों पता क्या है, ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने, हो सकता है तीसरा क्वेश्चन पूछ दे व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट पहला दो क्वेश्चन तो नहीं आने। बट ये बीइंग एन इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डिमांड शेड्यूल की डेरिवेशन क्या होती है, डिमांड कर्व की डेरिवेशन क्या होती है, और एक्चुअली में व्हाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। चलिए देखते हैं कैसे। अब मैं इसकी डेरिवेशन आपको करवा रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो पहली क्लास है ना इस पहली क्लास को आप अच्छे से देखो, ठीक है, पूरी देखो। नेक्स्ट क्लास आपको देखनी है या नहीं देखनी वो आप इस क्लास को देखने के बाद डिसाइड करना, ठीक है। और इस क्लास में हम बेसिक ही पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले। आपने जब क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपने डिमांड से पहले पढ़ा होगा कंज्यूमर थ्योरी, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3rd या 4th में आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर थ्योरी। उसमें आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। एक इकोनॉमिस्ट का नाम है अल्फ्रेड मार्शल, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखा होगा, अल्फ्रेड मार्शल अप्रोच। ये क्या था, तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड्स, इन केस ऑफ वन गुड। इसकी कुछ अजम्पशन होती थी, अगर आपको याद हो तो। पहली अजम्पशन रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर। दूसरी अजम्पशन की यूटिलिटी, यूटिलिटी कैन बी मेजर in terms of utils and money। तीसरी अजम्पशन, ये सब मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ये सब आपने क्लास 11th में पढ़कर आए हो। अब मुझे पता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हंस रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो क्लास 11th में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कोरोना ने तो ऐसे ही पढ़ाई की वाट लगा रखी थी, कुछ और मत सोचना। तो कोरोना ने पहले से ही पढ़ाई की क्या लगा रखी थी, वाट लगा रखी थी। स्कूल बंद थे, एग्जाम हो नहीं रहे थे, तो जैसे मन तैसे चला गया। तो हम क्लास 11th भी अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक रिकॉल करवा रहा हूँ कि जिससे कि आपको भी समझ में आए क्लास 11th में क्या सब पढ़ना था और क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। आप में से होंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा भी होगा, मैं सभी को तो नहीं कंसिडर कर रहा कि सभी नहीं पढ़े होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और कुछ ऐसे होंगे जो कि बस काम कर रहे थे, अपना पढ़ नहीं रहे थे, वो बस
बेसिकली ऊपर ऊपर से देख रहे थे क्या सब पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बस एग्जाम से पहले थोड़ा सा पढ़ ली वो, ठीक है। तो तीसरी अजम्पशन थी इसकी कि प्राइस ऑफ गुड्स इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। एंड चौथी एजम्पशन थी डिमिनिशिंग एमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड्स गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल जी। और ये इनके कुछ एजम्पशन होती थी, इनमें जो वो आपको पढ़ाते थे कुछ इस प्रकार से वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताते थे। मैं इसको अगर थोड़ा सा आपको अच्छे से स्क्रीन सेट करके बताऊं तो लेट अस सपोज ये हमारे पास यूनिट है कमोडिटी एक्स की 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है हमारे पास यूनिट है कमोडिटी ऑफ एक्स की, एक्स कोई भी कमोडिटी है। लेटर सपोज आपने टी मान लिया चाय, ठीक है। और हमारे पास एमयू है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अब जब ये पढ़ रहे होंगे ना तो आपने कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा, टीचर ने आपको कोई एक कमोडिटी का एग्जांपल लिया होगा और वो आपको बताए होंगे कि जैसे जैसे आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करना, मतलब सक्सेसिव कमोडिटी को कंज्यूम करना इंक्रीज करोगे तो आपकी जो एमयू है मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब मजे जो है वो कम होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि लेटर सपोज आपने सुबह उठे, ठीक है, अच्छी सी ठंड की मौसम है, दिसंबर का टाइम है, आप सुबह उठे फ्रेश व्रेश होके आए और अगर आप टी पसंद करते हो, चाय पीना पसंद करते हो, आधा हिंदुस्तान चाय लवर होता है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद है तो मम्मी आपकी चाय लेके आई एक कप अच्छे से प्याली में अच्छे से बना के, तो आपने उस चाय को पिया। तो जो आपको पहले वो जो आप पहली कप चाय को आपने कंज्यूम किया था जो उसकी मजे होंगे ना, वो मान लो लेटर सपोज मैंने माना उसकी मजे मिली हमें 40 यूटिल्स के मजे मिले हमें पहले कप चाय की। अब लेटर सपोज क्या हुआ कि आपने चाय पी के बैठ के आप टीवी भी देख रहे हो, आप आपके पापा भी जो है वो भी क्या किए, वो भी फ्रेश होकर आ गए। अब मम्मी जो है उनके लिए भी चाय लेके आई तो पापा बोलेगी आपको भी, आपसे भी वो ऑफर कर दिया, आपसे भी पूछ ले कि तुम भी चाय पी लो मेरे साथ। अब पापा को तो मना कर नहीं सकते, तो आपने क्या किया, पापा के साथ भी एक कप चाय लगा ली। तो क्या जो पहले कप चाय में जो आपको आनंद आया था, मजा आया था, क्या दूसरे कप चाय में आया होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं आया होगा मजा, उससे थोड़ा सा कम आया होगा, मजा आया होगा बट पहले वाले प्याले जो चाय आपने पी थी उससे थोड़ी सी कम मजा आया होगा। लेट अस सपोज दूसरे कप ऑफ चाय में, दूसरे जो हम लोग सेकेंड कप ऑफ टी पिए थे उसमें हमें मिला 35 डिटेल्स का मजा। हम जानबूझ के पांच मतलब हम बेसिकली ना कांस्टेंट डिक्लाइन करेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, मत इजी हो। आप चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, आप 40 से 34 27 ऐसे कर लेना, तो कैलकुलेशन आप ही को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं जानबूझ के बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ रिकॉल करवा रहा हूँ। तो मैंने कांस्टेंट को डिक्लाइन किया कांस्टेंट टर्म से कि अब जो मजे मिलेंगे वो मुझे 35 के मिलेंगे। और जैसे ही हम तीसरा यूनिट कप ऑफ टी पियेंगे, मान लो लेटर सपोज अब बड़े भैया या बड़ी दीदी आ गई, वो आपसे बोलने लगे कि क्या मेरे साथ चाय नहीं पियोगे, मम्मी पापा के साथ पी ली और मेरे साथ नहीं पियोगे तो आपको उनके साथ भी पीना पड़ेगा। तो मन मार के आपने उनके साथ भी पी लिया। तो अब जो तीसरे यूनिट ऑफ जो आपने पिया है कप ऑफ टी को, तो क्या आपको इसमें भी मजा सेम आएगा? नहीं, अब थोड़ा सा और कम मजा आएगा। तो लेटर सपोज 30, तो मैंने 5 कांस्टेंट टर्म से माइनस करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ 5 कांस्टेंट से जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो। फिर आप जब चौथा कप ऑफ टी पियोगे तो आपके मजे और थोड़े से कम हो जाएंगे, पांचवा पियोगे तो और मजे कम हो जाएंगे, छठा पियोगे तो और मजे कम हो जाएंगे, एंड सातवां कप ऑफ टी पियोगे तो ये और मजे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी एमयू भी नेगेटिव हो जाएगी, आपको पीने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। तो ये आपने पढ़ा था एल्फ्रेड मार्शल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इस प्रकार से, जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता था। आई होप आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। अगर मैं
जैसा कि आपने अजम्पशन में देखा कि जो हमारी यूटिलिटी है वो इन टर्म्स ऑफ मनी एंड यूटिल्स दोनों मेजर की जा सकती है। मतलब हम यूटिलिटी को जो है यूटिल्स एंड मनी दोनों के प्रोस्पेक्टिव में, दोनों के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यूटिल्स एंड मनी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जरूर होगा। जैसे कि हम डिस्टेंस को किलोमीटर एंड मीटर दोनों में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो किलोमीटर एंड मीटर में रिलेशनशिप है ना, हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, किलोमीटर एंड मीटर के बीच में। और हम डिस्टेंस को किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं एंड मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम दोनों एक ही चीज को दो अलग अलग मेजरमेंट से मेजर कर सकते हैं तो उनके बीच में कोई एक रिलेशनशिप होगा। सिमिलरली यूटिल्स और मनी के बीच में भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज हम मान के चलते हैं कि डैश यूटिल्स इज इक्वल टू डैश रुपीज। अब बात आती है कि कितने रुपीज, कितना रुपया बराबर कितना मजा मिलेगा, ये कैसे कैलकुलेट करें। तो पता है ये ना पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, वेरी करता है। बताओ कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाता हूँ ये चीज। देखो क्या, मान लो कि एक चार्टर अकाउंटेंट है, सीए साहब है, और एक मिडिल क्लास फैमिली है, नॉर्मल कमा के खाने वाली, नॉर्मली डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, और एक बेगर है। ठीक है, क्या इन तीनों के लिए जो 1 रुपीज का मजा होगा, 1 रुपी से मिलने वाला जो मजा होगा, क्या सेम होगा? नहीं होगा ना सेम। चार्टेड अकाउंटेंट को जो 1 रुपी से मिलने वाला मजा होगा और जो मिडिल क्लास को 1 रुपए से मिलने वाला मजा होगा, क्या सेम होगा? नहीं होगा ना। मिडिल क्लास को चार्टर्ड अकाउंटेंट के कंपेयर में 1 रुपये का जो मजा है वो ज्यादा आएगा। सिमिलरली अगर मैं बेगर की बात करूं तो जो बेगर को 1 रुपए में मिलने वाला मजा होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मिडिल क्लास से ज्यादा होगा। तो 1 रुपए में मिलने वाला मजा कितना है, ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, तो डिफर करता है, वेरी करता है। सिंस हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इंडिविजुअल प्रेफरेंस की बात करेंगे, एक सिंगल कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से लेके बात करेंगे। तो हमने एक सिंगल कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से ये लेट किया है, एक चीज हमने यहाँ पे लेट किया है, वो लेट ये किया है कि लेट अस सपोज जो 1 रुपए में जो है ना हमें 5 यूटिल्स का मजा मिलता है, 1 रुपए में 5 यूटिल्स का मजा मिलता है। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ना एमयू को इन टर्म्स ऑफ रुपीज लिख रहे हैं। एक वर्ड होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं रिजर्वेशन प्राइस, रिजर्वेशन प्राइस। अब रिजर्वेशन प्राइस क्या होती है, सुनना। रिजर्वेशन प्राइस किसी भी कमोडिटी के लिए वो मैक्सिमम प्राइस होती है जो एक कंज्यूमर देना चाहता हो। किसी भी कमोडिटी के लिए एक कंज्यूमर कितना मैक्सिमम पे करना चाहता है, दैट अमाउंट इज रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। किसी भी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए एक कंज्यूमर, एक कस्टमर कितना पे कर सकता है, कितना मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड पे फोकस करना, मैक्सिमम वो कितना पे कर सकता है, दैट अमाउंट इज रिजर्वेशन प्राइस। तो अगर मैं बात करूं यूनिट 1 की, ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की, तो अगर मुझे यूनिट नंबर 1 से 40 यूटिल्स के मजे मिलते हैं और 1 रुपया बराबर मेरे लिए 5 यूटिल्स है, तो बताओ हम पहले यूनिट के लिए कितना मैक्सिमम पे कर सकते हैं। सभी का आंसर होगा कि सर हम पहले यूनिट के लिए 8 रुपया पे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किए, सभी को आता होगा। मुझे 1 रुपए में 5 यूटिल्स का मजा मिलता है और पहले यूनिट ऑफ कमोडिटी में मुझे 40 यूटिल्स के मजे मिले हैं, तो हम पहले यूनिट के लिए कितना पे करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम क्या होगा प्राइस, वो 8 रुपया होगा। हम मैक्सिमम 8 पे कर सकते हैं, 8 से ज्यादा पे नहीं करेंगे। अगर 8 से ज्यादा पे करते हैं तो जो हमारी मजे है उस पर्टिकुलर रुपीज के बराबर वो मैच नहीं करेगी।
ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे यूनिट के लिए मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, तो 7 रुपीज कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे के लिए 6, चौथे के लिए 5, पांचवें के लिए 4, छठे के लिए 3 एंड सातवें यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए हम 2 रुपए पे कर सकते हैं। और ये जो प्राइस है ये हमारी क्या है, रिजर्वेशन प्राइस ऑफ इच सक्सेसिव यूनिट। जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है हमारी रिजर्वेशन प्राइस भी घट रही है। बट ये क्या बता रहा है कि हम यूनिट नंबर 3 को कंज्यूम करने के लिए जो मैक्सिमम पे करना चाहते हैं वो क्या है, ₹6। यूनिट नंबर 1 के लिए जो मैक्सिमम पे कर सकते हैं वो क्या है, ₹8, क्योंकि हमको 40 यूटिल्स का मजा मिल रहा है यूनिट नंबर 1 में, और ₹1 बराबर मेरे लिए 5 यूटिल्स है, तो हम 40 यूटिल्स के लिए कितना पे करेंगे, ₹8। यहां तक आपको समझ में आया हो, आ ही गया होगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद देखो, अब लेट अस सपोज जो मार्केट प्राइस है उस कमोडिटी की, जो मार्केट प्राइस है इन टर्म्स ऑफ रुपीज उस कमोडिटी की, पर्टिकुलर जो भी आप कमोडिटी खरीद रहे हो जिसकी बात हम कर रहे हैं एक्स की, वो है ₹6, 6 रुपीज। और मार्केट प्राइस गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हर एक यूनिट पे जो हमारी प्राइस होगी क्या होगी, सेम होगी। अब एक चीज हमें बताओ अपने माइंड में सोच के कि पहले यूनिट के लिए आप मैक्सिमम पे करना चाहते थे ₹8, ठीक है। पहले यूनिट के लिए आप मैक्सिमम पे करना चाहते थे ₹8। आपको उस वो जो यूनिट है वो मार्केट में मिल रहा है ₹6 में, 6 रुपीज में। क्या आप पहला यूनिट कंज्यूम करोगे, ऑब्वियसली करोगे। अगर नहीं करोगे तो जो रैशनल बिहेवियर आपने लिखा है, ये जो रैशनल कंज्यूमर लिखा है आपने, ये फिर कैसे होल्ड करेगा। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर आप पहला यूनिट क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, क्योंकि आप मैक्सिमम पे 8 कर सकते थे, पे करना चाहते थे ₹8, मिला आपको ₹6 में। तो जो पहला यूनिट है कमोडिटी का वो आप क्या करोगे, परचेज करोगे। और पहले यूनिट को परचेज करने में आपको पता है ₹2 का क्या मिलेगा, ₹2 का जो मिलेगा उसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, जो कि हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। सिमिलरली जब मैं दूसरे यूनिट की बात करूं तो दूसरे यूनिट के लिए आप मैक्सिमम पे करना चाहते थे 7, आपको मार्केट में मिल रहा है ₹6 में। क्या आप दूसरा यूनिट को खरीदोगे, ऑब्वियसली खरीदोगे, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, ₹1 का कंज्यूमर सरप्लस। सिमिलरली जब आप तीसरे यूनिट की बात करो तो तीसरे यूनिट के लिए आप मैक्सिमम पे करना चाहते थे ₹6, मार्केट प्राइस भी ₹6 है, मतलब मिल भी रहा है आपको ₹6 में। तो आप यहाँ पे क्या हो, तो आप यहाँ पे इनडिफरेंट हो, आप खरीद भी सकते हो और नहीं भी खरीद सकते हो। तो हम लेटर सपोज मान के चलते हैं कि आपको जब ₹6 आप देना चाहते थे और ₹6 में मिला, तो आप क्या करोगे, परचेज कर लोगे। तो तीसरे यूनिट तक आपने परचेज किया जब मार्केट प्राइस ₹6 थी। अब मुझे बताओ, जब मैं चौथे यूनिट की बात करूं, क्या आप चौथा यूनिट खरीदोगे, अच्छे से सोच के बताओ। मैक्सिमम प्राइस, रिजर्वेशन प्राइस चौथा यूनिट के लिए आपका ₹5 है, मतलब आप चौथे यूनिट के लिए मैक्सिमम ₹5 पे करना चाहते हो। बट मार्केट प्राइस ₹6 है, आपसे ₹6 मांग रहा है और आप मैक्सिमम पे 5 ही करना चाहते हो। क्या चौथा यूनिट खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, ऑब्वियसली नहीं खरीदोगे। सिमिलरली आगे का कोई भी यूनिट आप क्या करोगे, नहीं खरीदोगे, क्योंकि जो आपकी रिजर्वेशन प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है, तो रिजर्वेशन प्राइस कम है किससे, मार्केट प्राइस से, जो आप मैक्सिमम देना चाहते हो, और सामने वाला जो मांग रहा है वो जो सामने वाला मांग रहा है वो ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, उस सामान को नहीं खरीदोगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखे, ये है हमारा प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड ये है हमारा क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो जब मार्केट प्राइस ₹6 था तो आप कितने यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे, तो आप टोटल, आपको दिख रहा हो यहाँ पे, तो आपने टोटल
पहले यूनिट को खरीदा, दूसरे यूनिट को भी खरीदा मतलब कंज्यूम किया, और तीसरे यूनिट को भी कंज्यूम किया, बट चौथे यूनिट से कंज्यूम करना बंद कर दिए हो। तो एट प्राइस 6 आपने कितने यूनिट का डिमांड किया? तो 3 यूनिट्स का डिमांड किया। यहां तक समझ में आया? चलो मान लो मार्केट में जो प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है वो अब 6 ना रहे, वो क्या हो जाए 5। अब मार्केट प्राइस मान लो हमारे लिए क्या है, तो 5 है। ठीक है, अब बताओ पहले यूनिट में आप मैक्सिमम पे कितना करना चाहते थे? 8 रुपया। आपको मिल कितना में रहा है? 5 रुपया। खरीदोगे? बिल्कुल खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। दूसरे यूनिट में मैक्सिमम पे कितना करना चाहते थे? 7 रुपीज। मिल कितने में रहा है? 5 रुपया में। खरीदोगे? दूसरा भी आप खरीदोगे क्योंकि आपको अभी कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। तीसरे यूनिट के लिए आप मैक्सिमम कितना पे करना चाहते थे? तो 6 रुपीज। पे कितना करना पड़ रहा है? 5 रुपया। तो खरीदोगे? बिल्कुल खरीदेंगे। चौथे यूनिट के लिए आप मैक्सिमम कितना पे करना चाहते थे? 5 रुपया। पे कितना करना पड़ रहा है? 5 रुपया। आप क्या हो यहाँ पे? इनडिफरेंट हो, इनडिफरेंट ऑफ परचेज। ठीक है, आप परचेज खरीदोगे या नहीं खरीदोगे इसके बीच में आप इनडिफरेंट हो, आप खरीद भी सकते हो नहीं भी खरीद सकते हो। तो हम मान के चलते हैं कि जो प्राइस हम पे करना चाहते हैं और सेम प्राइस पे मिले तो हम क्या करेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। तो आप चौथा यूनिट क्या करोगे? खरीदोगे, जैसे कि हमने पहले में भी खरीदा था। क्या आप पांचवा यूनिट खरीदोगे? पांचवा यूनिट के लिए आप मैक्सिमम पे करना चाहते हो 4 रुपया, मिल रहा है आपको 5 रुपया में, तो पांचवा यूनिट से क्या करोगे? आप खरीदना बंद कर दोगे। तो जब प्राइस हमारा 6 से 5 हुआ, जब प्राइस हमारा 6 से 5 हुआ, तो अब जो हमारी जो डिमांड है वो कितनी यूनिट की हुई है? अब हम 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर प्राइस हमारा 4 हो जाए, जब हमारा प्राइस 4 हो जाए तो हम क्या करेंगे? पहला भी खरीदेंगे, दूसरा भी खरीदेंगे, तीसरा भी खरीदेंगे, चौथा भी खरीदेंगे, और पांचवा पे हम इंडिफरेंट है तो पांचवा भी खरीदेंगे। बट 6th यूनिट पे आके रुक जाएंगे क्योंकि 6th यूनिट के लिए हम पे करना चाहते हैं 3 और हमें मिलेगा कितना में? तो 4 में। तो हम टोटल कितना यूनिट खरीदेंगे? 5 तक ही खरीदेंगे। तो व्हेन द प्राइस इज 4, मार्केट प्राइस इज 4, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या होगी? 5 यूनिट की होगी। अगर हमारा प्राइस 7 रुपया हो जाता है तो क्या करेंगे? 7 रुपया होगा तो पहला तो खरीदेंगे क्योंकि पहले के लिए हमें पे करना पड़ रहा है, 8 रुपया मिल रहा है साथ में, तो खरीद लेंगे। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा भी खरीदेंगे। 7 रुपया मैक्सिमम पे कर हम पे करना चाहते हैं और 7 रुपया में मिल भी रहा है तो दूसरा भी हम खरीद रहे हैं क्योंकि इनडिफरेंट है बट खरीद रहे हैं। क्या तीसरा खरीदोगे? नहीं खरीदोगे क्योंकि तीसरा के लिए आप मैक्सिमम 6 पे करना चाहते हो और आपको पे करना पड़ रहा है 7, तो खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो व्हेन मार्केट प्राइस इज 7, तो यू विल डिमांडेड 2 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। आपने 2 यूनिट्स की डिमांड की हो, और जब आपका प्राइस 8 रुपया हो जाए तो आप बस पहला यूनिट ही खरीदोगे क्योंकि पहले यूनिट में ही आप इंडिफरेंट हो जाओगे। मैक्सिमम पे भी 8 करना चाहते हो और आप पे भी क्या कर रहे हो? 8 ही। और दूसरे यूनिट तो कभी नहीं खरीदोगे क्योंकि आप रैशनल कंज्यूमर हो। तो दूसरा यूनिट के लिए हम यहाँ पे पहले 8 रुपये में क्या करेंगे? पहला यूनिट ही खरीदेंगे। तो अब ये आपको समझ में आ गया। अगर किसी ऐसे स्टूडेंट है, खतरनाक ऐसे स्टूडेंट है जिनको ये समझ में आ रहा है कि सर रिजर्वेशन प्राइस कुछ भी हो, अगर इंसान को जरूरत होगी कोई भी सामान की तो वो प्राइस कितना भी हो वो तो खरीदेगा ही। तो यहाँ पे ना कुछ अजम्पशन लगी होती है कि आपकी जो सिचुएशन है वो सारी नॉर्मल है, आपको किसी भी तरीके का जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की नीड्स नहीं है, आप अपने प्रिफरेंस को फॉलो करोगे। समझ में आ रहा है बात? कुछ ऐसे होंगे स्टूडेंट जिनके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर अगर हमें जरूरत पड़ जाए, मुझे वो सामान जरूरी है, मुझे 5 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी चाहिए ही चाहिए, तो उस 5 यूनिट ऑफ कमोडिटी की कितनी भी प्राइस कर ले हमें तो लेना ही पड़ेगा। तो ये ना एक अनसर्टेनिटी वाला केस हो गया जो कि यहाँ पे हमें नहीं लेना, सिचुएशन को क्या करना है? नॉर्मल कंसिडर करना है। अब समझ में आ गया? तो अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट दोस्त, अगर आप इसको फोकस करोगे ना तो ये आपको व्हेन प्राइस इज
डिक्रीजेज 8 से 7 हुआ तो क्वांटिटी 1 से 2 हो गई, 7 से 6 हो गया तो क्वांटिटी 2 से 3 हो गई। तो प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रहा है। दिस इज नथिंग बट इट इज अ डिमांड शेड्यूल। अब समझ में आया कि डिमांड शेड्यूल की डेरिवेशन कहां से आती है। तो डिमांड शेड्यूल इज डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डिमांड शेड्यूल इज द डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एक चीज और देखो आप, अच्छा सा चीज देखो, अगर मैं इस डिमांड शेड्यूल को ड्रॉ करूं तो देखो क्या कैसे ड्रॉ होगी। ये हमारा क्वांटिटी है और ये हमारा प्राइस है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। ये रहा 0, 1 यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड 5 यूनिट। पहला जो बेसिकली यूनिट हम खरीद रहे हैं 8 पे खरीद रहे हैं, 5वां यूनिट हम 4 पे खरीद रहे हैं ना, तो लेटर सपोज ये जो है ना 4 है, ये 4 है, 4 है, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। पहला यूनिट जो हम खरीद रहे हैं, जो हमारी रिजर्वेशन प्राइस मतलब 8 रुपए जब हमारे पास प्राइस है गिवन, तो हम पहला यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। प्राइस 7 हुआ तो अब हम 2 यूनिट खरीद रहे हैं। प्राइस 6 हुआ तो अब हम कितना खरीद रहे हैं, तो 3 यूनिट्स को खरीद रहे हैं, है ना। पहला यूनिट्स पे हम पहला 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। जब प्राइस 7 हो गया तो हम 2 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। और जब प्राइस 6 हुआ तो हम 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। जब प्राइस 5 हुआ तो हम 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड जब प्राइस 4 हुआ देन वी डिमांडेड 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। और जब हम इसको इक्वली मैच करवा देंगे तो जो हमारे पास ये बना डिमांड कर्व। ये बनाना डिमांड शेड्यूल को हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्राइस, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी देकर उसको हमने प्लॉट कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, डिमांड कर्व। अब मैं चाहता हूं एक बार कि मैं ना क्या करूं, बेसिकली यहां पे बनाता हूं, ठीक है। इस प्लेस पे इसको रफ करके मैं एमयू का जो है ना डायग्राम बनाना चाहता हूं, एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ठीक है। एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज का डायग्राम बनाना चाहता हूं, देखना। ये रखते हैं क्वांटिटी, ये रखते हैं प्राइस या रुपीज, ठीक है। तो देखना, पहले यूनिट के लिए पहले यूनिट यहां पे डाल दे, चलो डाल देते हैं। लेटेस्ट सपोज यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। पहले यूनिट के लिए जो हमारा एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज था वो क्या था, 8 रुपया ना। तो पहले के लिए लेटेस्ट सपोज यहाँ पे आ रहा होगा 8 रुपीज, तो हम यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ पे आ गया 8। दूसरे के लिए इसको मिला देते हैं, ठीक है, अच्छे से प्लॉट कर देते हैं। दूसरे यूनिट के लिए जो हमारा एमयू था कितना था, 7 था। तो लेटर सपोज 7 यहाँ पे आ रहा होगा, तो दूसरे के लिए यूनिट के लिए जो हमारा एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज था वो था 7। तीसरे यूनिट के लिए जो हमारा एमयू था इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना था, 6 था ना। तो लेटर सपोज 6 यहाँ पे आ रहा होगा, तो तीसरे यूनिट के लिए जो हमारा एमयू होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आ गया तीसरा यूनिट। चौथे यूनिट के लिए जो हमारा एमयू था वो 5 था। तो लेटर सपोज 5 यहाँ पे आ रहा होगा, तो हम क्या कर रहे होंगे, चौथा यूनिट को परचेज कर रहे होंगे। और पांचवें यूनिट के लिए जो हमारा एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज था वो क्या था, 4 था। तो पांचवें यूनिट के लिए हम कुछ यहाँ पे लाई कर रहे होंगे। और आप जब इसको मिलाओगे तो ये बनेगा एमयू का कर्व इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो प्यारे स्टूडेंट, क्या आपको ये वाला डायग्राम एंड ये वाला डायग्राम सेम नहीं लग रहा, गौर से देखो।
दोनों डायग्राम सेम है। तो डिमांड कर्व इज नथिंग बट MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो डिमांड कर्व इज ड्राइव फ्रॉम द MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो दो क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर दे दिया। डिमांड शेड्यूल की डेरिवेशन कहाँ से हुई है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से हुई है। एंड डिमांड कर्व की डेरिवेशन कहाँ से हुई है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ही हुई है। और डिमांड कर्व इज नथिंग बट MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब जो आता है तीसरा क्वेश्चन कि वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो वो इसलिए होता है कि देखो आपके क्यों, अगर मैं आपको डिमांड कर्व पे दिखाऊं तो बेसिकली ये जो बता रहा है, क्या बता रहा है, आप पहले यूनिट के लिए जो आपकी रिजर्वेशन प्राइस थी वो क्या थी? 8 थी ना टोटल। आप पहले यूनिट के लिए जो आपकी रिजर्वेशन प्राइस थी, आप अगर शेड्यूल ये वाले शेड्यूल में देखोगे तो जो पहले यूनिट के लिए जो आपकी रिजर्वेशन प्राइस थी वो 8 थी। और जब आप इस डायग्राम पे भी देखोगे तो ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द कर्व जो बता रहा है, ये जो है रिजर्वेशन प्राइस आपकी बता रही है फर्स्ट यूनिट की। तो हाइट ऑफ द कर्व इज नथिंग बट इट इज द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट के लिए आप मैक्सिमम पे कितना करना चाहते थे? 7 रुपीज ना। तो सेकेंड यूनिट के लिए आप मैक्सिमम पे करना चाहते थे 7 रुपीज। और ये 7 रुपीज क्या है? रिजर्वेशन प्राइस है किसकी? तो सेकेंड यूनिट के लिए। सिमिलरली थर्ड यूनिट के लिए आप मैक्सिमम कितना पे करना चाहते थे? 6। देख लो, अगर आपको विश्वास नहीं तो फिर से मैं एक बार नीचे कर देता हूं। थर्ड यूनिट के लिए आप मैक्सिमम 6 पे करना चाहते थे। तो 6 इज नथिंग बट ये जो 6 रुपीज है, और ये जो 6 है बेसिकली क्या है? आपकी रिजर्वेशन प्राइस है फॉर थर्ड यूनिट। और ये जो हाइट है डिमांड कर्व की, ये क्या है? इट इज नथिंग बट रिजर्वेशन प्राइस ऑफ योर थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी। योर थर्ड यूनिट, जो भी आप तीसरा यूनिट को कंज्यूम करोगे उसके लिए जो रिजर्वेशन प्राइस थी आपकी, जो आप मैक्सिमम पे कर सकते थे, वही हाइट आपको बता रहा है। सिमिलरली 4 यूनिट के लिए आप मैक्सिमम 5 पे करना चाहते थे और 5 के लिए मैक्सिमम 4 पे करना चाहते थे। तो ये जो हाइट आपकी डिमांड कर्व की बनी है वो क्या है? तो रिजर्वेशन प्राइस है फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट। तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि reservation price for each successive unit is fall due to diminishing marginal utility. That's why demand curve is downward sloping. जो हमारी रिजर्वेशन प्राइस है वो क्या कर रही है? ईच यूनिट फॉल कर रही है। अगर आपको दिख रहा हो, जो हमारा हाइट है डिमांड कर्व का, हाइट क्या बता रहा है? रिजर्वेशन प्राइस बता रहा है हर एक यूनिट का, और वो हाइट कम होता जा रहा है। हाइट कम होता जा रहा है कहने का मतलब हर एक यूनिट पे हमारा रिजर्वेशन प्राइस कम होता जा रहा है। तो अगर रिजर्वेशन प्राइस कम हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमिनिशिंग MU के कारण, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। दैट्स व्हाई आवर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है? तो रिजर्वेशन प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट इज कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के लिए जो मैक्सिमम प्राइस पे कर सकता है उसी को हम लोग रिजर्वेशन प्राइस कहते हैं। और पता है रिजर्वेशन प्राइस की एक और डेफिनेशन होती है जहां पे मतलब रिजर्वेशन प्राइस इज द प्राइस वेयर कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन ऑफ कंज्यूम और नॉट कंज्यूम। जहां पे वो इनडिफरेंट हो जाता है कि वो सामान को खरीदे या नहीं खरीदे, जो कि आप सेमेस्टर थर्ड में पढ़ोगे ये डेफिनेशन। ठीक है, तो आई होप आपको डिमांड शेड्यूल की डेरिवेशन, डिमांड डायग्राम की डेरिवेशन एंड वाई डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको समझ में आया हो, और आपको कुछ अच्छा भी लगा हो सीख के। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग शायद, आई एम नॉट श्योर, बट 99% आई एम श्योर कि आपको डिमांड शेड्यूल की डेरिवेशन इससे पहले नहीं आती होगी, मतलब आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। और मैं इसलिए ये श्योर हूं क्योंकि 11th क्लास में इस लेवल पे जाकर नहीं पढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे टीचर होंगे जो कि अच्छे टीचर होंगे तो वो जरूर पढ़ाए होंगे, अदरवाइज हमारा जो लेवल होता है 11th क्लास में वो थोड़ा सा कम होता है। बट अब हमें क्या करना है? लेवल को बढ़ाना है। तो आपको यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि आमतौर पे आप सभी में से अगर आप में से किसी को भी अगर बोला जाए कि आप डिमांड कर्व बनाओ, डिमांड कर्व की डायग्राम बनाओ, तो आमतौर पे स्टूडेंट क्या करते हैं? एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस को ओपन करते हैं। ये एक्स एक्सिस है जहां पे बेसिकली एक्स एक्सिस में हम लोग क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस में क्या करते हैं हम लोग? तो प्राइस को डिनोट करते हैं। और कुछ इस प्रकार से डाउनवर्ड स्लोपिंग एक लाइन
ड्रॉ कर लेते हैं और हम बता देते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा डिमांड कर्व है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमेशा ऑलवेज ये डिमांड कर्व सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? देखो, अगर मान लो ये क्वांटिटी, अगर मैं कार की बात करूं, अगर ये जो आ रहा होगा बेसिकली, लेट अस सपोज ये ना 1 यूनिट कार की कुछ प्राइस होगी P1, और ये सेकेंड यूनिट ऑफ कार की प्राइस होगी P2। बट ये जो आपने डायग्राम बनाया है, मैं रेड में बता रहा हूं, तो यहाँ पे भी तो आपने क्या किया है, कार की क्वांटिटी को शो किया है। मतलब यहाँ पे भी कार की क्वांटिटी कुछ ना कुछ नॉन इंटीजर फॉर्म में आ रही होगी, मतलब 1.2 इस तरह से कुछ फॉर्म में आ रही होगी ना। तो क्या कार को कभी हम लोग फ्रैक्शन में खरीद सकते हैं क्या? क्या आप मान लो किसी कार शोरूम में जाओ, आप से उनसे पूछो कि कार की प्राइस भैया क्या है, उस वो आपको बता दे कि 5 लाख रुपए, मान लो 5 लाख रुपए आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कार की रेट बताई। आपने वहां पे क्या किया, अपने इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट की, और आप उस कार शोरूम वाले से बोलो कि भैया मुझे ना 1.28 कार दे दो। क्या आपको वो 1.28 कार देगा? क्या वो सक्षम है देने में? वो आपको क्या समझेगा, नशेड़ी आ गया, उसको आपको मतलब बाहर निकाल देगा शोरूम से। तो कुछ ऐसे सामान होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होती है जिसको हम लोग ना फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो जब किसी सामान की अवेलेबिलिटी फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो आप इस एरिया में डिमांड कर्व को कैसे शो कर सकते हो? इस एरिया में डिमांड कर्व को कैसे शो करते सकते हो? समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो डिमांड कर्व ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बन जाए ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि गुड्स की नेचर क्या है, गुड्स फ्रैक्शन में अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मैं ये कार के प्लेस पे, अगर मैं क्वांटिटी ऑफ मान लो राइस की बात करूँ ना, चावल की, अगर लेटर सपोज ये केजी में मिल रहा हो, तो ये 1 kg का प्राइस है, ये 2 kg का प्राइस है, तो चावल ना मुझे ये प्राइस, मतलब मान लो अगर मैं उसको बोलूँ कि मुझे ना 1.285 ग्राम चाहिए या 1.285 kg चाहिए, तो ये पॉसिबल है देना। दुकानदार थोड़ा सा गुस्सा होगा, बट आपको वो वेट करके, जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट है वेट नापने के लिए, तो वो आपको करके दे देगा। बट क्या कार कभी वो कर सकता है? कार को आप फ्रैक्शन में ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। तो हमेशा डिमांड का जो कर्व होता है वो क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो कार के रिस्पेक्ट में डिमांड कर्व कैसा बनेगा? तो सबसे पहले तो हम ये समझ गए कि डिमांड कर्व ऑलवेज स्ट्रेट लाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं होते, और उस गुड्स को जो हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, उस गुड्स का जो नाम होता है वो होता है डिस्क्रीट गुड। डिस्क्रीट गुड्स। Discrete goods are those goods which are not available in fraction। आप चाहो तो लिख सकते हो, Discrete goods are those goods which are not available in fraction। देखो कैसे, मान लो अगर मैं बात करूं कि एक कार की बात, मान लो सपोज मैं एक चीज बात करूं, कार को छोड़ो, आप ना एक सिंपल से एग्जांपल देखो कि डिस्क्रीट गुड्स का ना बेसिकली हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं। डिस्क्रीट गुड्स का डायग्राम स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। अब कैसे बनेगा वो देखो। लेट अस सपोज, लेट अस, या मान लो लेट, सीधा सिंपल, उतना इंग्लिश क्या देना, लेट ₹10 इज द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी है एक्स, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है। ₹8 is the reservation price of second unit of that commodity। ठीक है, ये कमोडिटी का नाम है। कोई भी मान लो कार ही लेके चलो, ठीक है, तो लेकिन कार को 10 रुपए तो में तो मिलता नहीं है, तो रियल लाइफ में तो ये बेसिकली होल्ड ही नहीं करेगा। तो एक्स कमोडिटी लेके चलो कि आप पहले यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए, मतलब एक्स कोई कमोडिटी है, और इसके पहले यूनिट के लिए जो आप मैक्सिमम पे करना चाहते हो और पे कर सकते हो वो ₹10 है। दूसरे यूनिट के लिए 8 है, एंड तीसरे यूनिट के लिए लेट अस सपोज 5 इज द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, सोच के बताना,
मुझे पता है कि आप बोल तो सकते नहीं और मैं सुन भी नहीं सकता, क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऑनलाइन भी चल रहे हैं और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिली है, ठीक है। तो लेट अस सपोज, मान लो ये प्राइस है किसी भी सेम कमोडिटी की इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और ये ना क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ यूनिट, एक्स की क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ यूनिट। अगर एक्स की प्राइस, मान लो उस कमोडिटी की प्राइस 12 रुपया हो, तो क्या आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, उसकी डिमांड करोगे? आप पहले यूनिट को खरीदने के लिए, पहले यूनिट को खरीदने के लिए आपकी जो मैक्सिमम प्राइस जो आप दे सकते हो, जो आपकी रिजर्वेशन प्राइस है वो 10 रुपया है, और उस यूनिट की जो प्राइस है वो 12 रुपया है, तो क्या आप पहला यूनिट खरीदोगे? मतलब 12 रुपया पे क्या आप उस कमोडिटी को परचेज करोगे? नहीं करोगे ना। तो जब प्राइस आप 12 रुपया होगे, मतलब 12 रुपीज होगी, तो जो उसकी डिमांड होगी उस क्वांटिटी की, वो क्या होगी? जीरो होगी। अब ये मत समझना कि टोटल जीरो होगी, मतलब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो किसी इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव में बना रहे हो, तो ये जो डिमांड शेड्यूल बन रहा है, तो ये किसी इंडिविजुअल के लिए बन रहा है। तो किसी एक इंडिविजुअल, लेट अस सपोज दैट इज, उसका नाम रमन है, ठीक है, तो रमन के लिए हम बना रहे हैं। तो जब रमन का जो मैक्सिमम पहले यूनिट के लिए जो रिजर्वेशन प्राइस है वो 10 रुपया है, और 12 रुपया में वो सामान मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? नहीं खरीदेगा। क्या वो 11 रुपया में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। क्या वो 10 रुपया, 10 रुपया मान लो 5 पैसे में खरीदेगा? अभी भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 10 रुपया ही पे कर सकता है, लेकिन अभी भी उस प्राइस जो है उस कमोडिटी की क्या है? 10 रुपया 5 पैसा। जब जो है कमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज हो जाए, तो रमन क्या होगा? इनडिफरेंट होगा, या तो वो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा। मतलब इस बार वो 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी क्या कर सकता है? खरीद सकता है। क्या कर सकता है? खरीद सकता है। लेकिन 10 रुपया वो पे करना चाहता है और 10 रुपया में मिल भी रहा है, तो यहाँ पे वो क्या होगा? इनडिफरेंट होगा, या तो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा। इसलिए मैंने लिखा 0 और 1, खरीद भी सकता है एंड नहीं भी खरीद सकता है। अब मुझे बताओ, जब 9 रुपीज 9 रुपया 90 पैसा हो जाए, तो क्या वो कितनी यूनिट को कंज्यूम करेगा? तो जब 9 रुपया 90 पैसा हो जाए, तो पहले यूनिट के लिए उसकी जो रिजर्वेशन प्राइस थी वो 10 रुपया था, तो और उसको मिल कितने में रहा है? तो 9 रुपया 90 पैसा में। तो पहला यूनिट वो खरीदेगा तो पक्का खरीदेगा, क्योंकि वो रैशनल कंज्यूमर है, उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या मिल रहा है? कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। 10 रुपया वो मैक्सिमम पे करना चाहता था और 9 रुपया 90 पैसा में मिला, तो क्या वो खरीदेगा? क्या दूसरा यूनिट खरीदेगा? दूसरा यूनिट नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि दूसरे यूनिट के लिए जो उसकी रिजर्वेशन प्राइस है वो 8 रुपया है। समझ में आया? दूसरे यूनिट के लिए जो रिजर्वेशन प्राइस है वो 8 रुपया है, तो वो दूसरा यूनिट नहीं खरीदेगा। कब तक नहीं खरीदेगा? अगर ये मान लो 8 रुपया 50 पैसा भी हो जाए, तो वो क्या करेगा? एक ही यूनिट को कंज्यूम करेगा, क्योंकि पहले यूनिट में तो उसको कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है और रैशनल बिहेवियर के कारण उसे खरीदना ही है। बट दूसरे यूनिट के लिए वो रिजर्वेशन प्राइस उसका कितना आ रहा है? 8 रुपया, बट प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है? 8.5 रुपया। तो दूसरा यूनिट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अगर ये प्राइस 8 रुपया हो जाए, तो जब 8 रुपया हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पहला यूनिट खरीदेगा? पक्का खरीदेगा, क्योंकि पहले यूनिट के लिए उसकी रिजर्वेशन प्राइस 10 रुपीज थी, वो पे करना चाहता था 10 रुपया, मिल रहा है उसको 8 रुपया में, तो पहला यूनिट तो वो खरीदेगा। दूसरा यूनिट खरीदेगा, तो दूसरा यूनिट के लिए उसकी रिजर्वेशन प्राइस थी 8 रुपया, मिल भी रहा है 8 रुपया में, तो दूसरा यूनिट के लिए वो क्या होगा? इनडिफरेंट होगा। तो हम इसको 1 न लिख के ऐसा लिखते हैं, या तो वो 1 खरीदेगा या तो वो 2 खरीदेगा, ऐसा लिखते हैं। या 1 तो खरीदेगा, वो तो फिक्स है। बाकी के लिए हमने क्या लिख दिया? 2 खरीदेगा। यहाँ पे दूसरे के लिए वो इनडिफरेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 और 2। जब ये प्राइस मान लो 7.5 हो, ठीक है, तीसरे यूनिट का रिजर्वेशन प्राइस चेक कर ले क्या है। तीसरे यूनिट के लिए 5 है रिजर्वेशन प्राइस, तो बताओ 2 यूनिट तो वो पक्का खरीदेगा, क्योंकि दूसरे यूनिट के लिए उसकी रिजर्वेशन प्राइस थी 8 रुपया और उसको मिल कितना मिला है? 7.5 में, तो 2 यूनिट तो वो खरीदेगा। तो
लेकिन तीसरा यूनिट नहीं खरीदेगा, क्योंकि तीसरा यूनिट के लिए उसकी रिजर्वेशन प्राइस जो मैक्सिमम पे कर सकता था वो था 5 रुपया, बट प्राइस क्या है 7.5 रुपया। तो तीसरा यूनिट वो नहीं खरीदेगा। तो वो कब तक नहीं खरीदेगा, जब तक कि 5 रुपए इसकी प्राइस नहीं हो जाए। जब 5 रुपए इसकी प्राइस हो जाएगी तो वो दो तो खरीदेगा खरीदेगा, और तीसरे के लिए क्या बनेगा, इनडिफरेंट बनेगा। अब देखो, अगर मैं इसको शो करूं डायग्राम पे तो किस प्रकार से शो होगा, मैं हर एक पॉइंट को शो करूंगा, देखना। ये हमारे लिए मान लो क्वांटिटी है, और ये डिस्क्रीट गुड है तो फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं होगा। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। लेट अस सपोज ये हमारे पास यहाँ पे आया बेसिकली 5 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा होगा 8 रुपया, यहाँ पे आ रहा होगा मान लो 10 रुपया, ठीक है, ऐसे कुछ। ये प्राइस है। 10 रुपया से जब प्राइस एवब होगा तो वो कितनी क्वांटिटी करेगी, 10 रुपये, मान लो प्राइस 12 रुपीज हो, उसने कितना क्वांटिटी को कंज्यूम किया है, जीरो। 10 रुपया से आगे तक, मान लो 10 रुपया 1 पैसा तक भी अगर जब प्राइस होगा तो उसने कितना खरीदा है, जीरो। तो 10 से आगे के लिए जो डिमांड कर्व है वो ये है, जीरो की ओर चल रही है। जब प्राइस 10 रुपए होगा तो क्या होगा, वो इंडिफरेंट होगा, या तो जीरो खरीदेगा, या तो क्या खरीदेगा, या तो 1 यूनिट खरीदेगा। वो इंडिफरेंट हो गया, या तो वो जीरो खरीदेगा या तो 1 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी खरीदेगा। सिमिलरली जब प्राइस 10 से नीचे होगा, मतलब 10 से नीचे 9.9, 9.8, 9, 8.5, तो क्या करेगा, वो 1 यूनिट तो खरीदेगा ही खरीदेगा। बट जैसे ही प्राइस 8 होगा तो या तो वो 1 खरीदेगा या तो दूसरा यूनिट खरीदेगा, या तो 1 खरीदेगा या तो दूसरा यूनिट खरीदेगा। लेकिन 10 से लेके 8 के बीच में कुछ भी प्राइस हो, वो 1 यूनिट तो खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि जो उसकी रिजर्वेशन प्राइस है फर्स्ट यूनिट की वो 10 रुपया है, और 10 के 8 के बीच में ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा होगा, तो पहला यूनिट तो खरीदेगा। बट जैसे ही प्राइस 8 रुपया होगा तो क्या करेगा, इनडिफरेंट हो जाएगा, या तो 1 यूनिट खरीदेगा, एक तो ये तो फिक्स है, ये तो खरीदेगा खरीदेगा। दूसरे के लिए इंडिफरेंट होगा, दूसरा खरीदेगा भी और नहीं भी खरीदेगा, लेकिन हम दूसरा लेके चलते, मान लो खरीद लिया। सिमिलरली ये जो प्राइस 5 तक वो 2 यूनिट को ही खरीदेगा, और जैसे ही प्राइस 5 हो जाएगा या तो वो दो तो खरीदेगा फिक्स है, और हो सकता है वो तीसरा भी परचेज कर ले। तो ये जो डायग्राम बना है, ये डिमांड कर्व बना है किसके लिए, तो डिस्क्रीट गुड्स के लिए, जो कि फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं होगा। तो हमारे पास जो बजट होगा, हम उस बजट के अकॉर्डिंग, जो हमारे जो रिजर्वेशन प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर फॉर्म में ही क्वांटिटी को खरीद सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, इस प्रकार से। और ये डिमांड कर्व है किसका, तो डिस्क्रीट गुड्स का। तो डिमांड कर्व ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअस भी होता है। और डिसकंटिन्यूअस कब होता है, व्हेन गुड्स आर डिस्क्रीट, व्हेन गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन द फ्रैक्शन फॉर्म। आई होप आपको ये बात भी समझ में आया होगा, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिकली इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मतलब आप एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं एक सिलेबस, एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम में आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब मैं बात करूं तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जो कि जैसा कि आपको पता होगा। एक तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड तीसरा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जनरली हम ई सबस्क्रिप्ट में पी और ऊपर डी दे देते हैं डिमांड के लिए, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इनकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे एम भी और किसी किसी किताब में आपको नीचे आई भी दिख जाएगा, आई टेंड्स टू इनकम। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बेसिकली हम एक्स वाई कुछ इस प्रकार से लिख के डिनोट करते हैं, जो कि बता रहा है कि दोनों के प्राइस का क्रॉस। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में बटा गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आज की क्लास में पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कैटेगरी की, मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी बात करूंगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है, कई बार जो है ना हम लोग बेसिकली किसी से जब पूछते हैं कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वो ना बेसिकली फॉर्मूला बता देता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कैलकुलेट करने का, या कुछ और जैसे परसेंटेज मेथड में कुछ परसेंटेज फॉर्मूला बता दे। तो बेसिकली हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में कर क्या होते हैं, हम लोग डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने में जो हमारे क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हो रहा है, किस डिग्री में चेंज हो रहा है, किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वो फाइंड आउट करते हैं। तो जो मेन डेफिनेशन होता है इसका वो क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं बात करूं जैसे इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड है। पहला मेथड जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, जो कि है परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड। दूसरा मेथड, इस परसेंटेज मेथड को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, और भी इसके कई नाम है, डेल्टा मेथड, एक्सेट्रा, ये सब एक ही है। ठीक है, दूसरा टाइप जो होता है इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेट करने का दूसरा टाइप, वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग टोटल आउटले मेथड। तीसरा मिड पॉइंट मेथड, मिड पॉइंट मेथड, जिससे कि पता है पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और चौथा जो है वो है पॉइंट मेथड, और इसको हम लोग जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं, जियोमेट्री मेथड इसे लिख दो। तो ये टोटल चार मेथड है किसको, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। परसेंटेज मेथड की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज मेथड आप सभी को पता है, मतलब आप सब पढ़ के आते हो। परसेंटेज मेथड में एक्चुअली में हो क्या रहा होता है मैं बता दूं। परसेंटेज मेथड में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी। P1 मतलब इनिशियल प्राइस, Q1 मतलब इनिशियल क्वांटिटी, और हम बाहर में एक माइनस लेके चल रहे होते हैं। माइनस इसलिए क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली वो गुड्स को उस गुड्स पे डील कर रहे होते हैं जिसपे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करे, मतलब इन्वर्सली रिलेशन हो किसमें, प्राइस और क्वांटिटी में। तो अंदर वाला पार्ट क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है। तो हमारा पूरा ऑल ओवर ओवरऑल जो आंसर वो नेगेटिव ना हो, इसके लिए बाहर एक नेगेटिव लेके चलते हैं। आप चाहो तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर भी लिख सकते हो, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी और इनिशियल प्राइस बाय इनिशियल क्वांटिटी, तब आपको बाहर माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसको कैलकुलेट अगर आपको करना हो, मैं अगर बता दूं, आई होप अगर आपको किसी को नहीं आता हो, जैसे मान लो हमारे पास प्राइस गिवन हो और क्वांटिटी गिवन है 10 रुपये पे, मान लो हम 1000 क्वांटिटी ले रहे थे, और जैसे ही प्राइस 15 हुआ तो हम मान लो 1500 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चाहिए इसकी, ठीक है, इनिशियल प्राइस मेरा 10 और इनिशियल क्वांटिटी 1000 है, तो ये कैसे निकलेगा, तो चेंज इन क्यू बटे चेंज इन पी
इनिशियल प्राइस बटे इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन क्यू कितना है, क्वांटिटी में चेंज कितने का आया, तो +500 का आया है, देखो बढ़ गया है ना 500 से। और प्राइस में चेंज कितने का आया है, सॉरी देखो प्राइस यहाँ पे 5 लिख लो, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड होना चाहिए ना, मतलब प्राइस के घटने पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमारे पास जो चेंज इन प्राइस आया है वो आया है -5 का, पहले 10 रुपया था अब 5 हो गया तो -5 का आया है। इनिशियल मेरे पास जो प्राइस था वो था 10 और इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो थी 1000 और इसकी वैल्यू नेगेटिव ना आए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर एक नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ से 00 ये 00 चला गया, ये चला गया, मतलब -1 मतलब 1 आ गया, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज मेथड में बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं और ये एक फॉर्मूला है जो कि लगभग सभी को पता है, सभी को आता है। मैं फोकस करूंगा दूसरे मेथड से तीसरे मेथड, दूसरे मेथड तीसरे मेथड चौथे मेथड पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किस पे, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे। मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से फोकस करो क्योंकि इसमें ना मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं आपके माइंड से जो कि आपने पहले से बना के रखा है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली क्वालिटेटिव टेक्निक होती है, क्वालिटेटिव टेक्निक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। कहने का मतलब ये हमें एक्चुअल आंसर नहीं देता कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, ये हमें बताता है या तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, या तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी, और या तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन होगी 1 होगी। टोटल एक्सपेंडिचर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा और आपने यही पढ़ा होगा, या तो वो ग्रेटर देन 1 बताता है, वो लेस देन 1 बताता है, या तो इक्वल टू 1 बताता है। एक्चुअल आंसर नहीं देता, वो बस बिहेवियर के बारे में बात करता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो बिहेवियर वो क्या होगी, वो मोर इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा या इक्वल टू 1 होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। लेस देन 1 कब बताता है, जब इनवर्स रिलेशन हो, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। और इक्वल टू 1 कब बताता है, जब ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। प्राइस के चेंज होने में जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो वो सेम रहे, वो बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल टू 1। ये तो आपने पढ़कर आए होंगे, इतना आपने पढ़ा है। अब जब मैं बात करूं बेसिकली, पता है कुछ ऐसे मतलब स्टूडेंट होते हैं जिनके माइंड में एक दो डाउट होता है। देखो डाउट क्या होता है कि सर हम नॉर्मल गुड्स और गिवन गुड्स को कैसे मतलब डिफाइन करें, हम किसको नॉर्मल गुड्स बोलेंगे और किसको गिवन गुड्स बोलेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ के आए हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी दूध वगैरह, ये सब जो है दूध चावल, ये सब को हम नॉर्मल गुड्स मानते हैं। फिर आपने एक कॉर्न को माना होगा इन गिवन गुड्स, कुछ प्रकार गिवन गुड्स माना होगा कॉर्न को, याद करो। तो किस गुड्स को हम नॉर्मल मानेंगे, किस गुड्स को गिवन मानेंगे, ये बच्चों में ना बहुत बेसिकली कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक बात बता दूं, किसी भी गुड्स को हम नॉर्मल या गिवन नहीं कह सकते।
इंडिविजुअल के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स नॉर्मल है उसके लिए या उसके लिए गिवन है। समझ में आया? और पहली बात, और जब भी हम लोग डिमांड की जो रिलेशनशिप प्राइस के अकॉर्डिंग मानेंगे, जब भी हम लोग डिमांड की रिलेशनशिप प्राइस पे प्राइस के बेसिस पे निकालेंगे, तो हम गुड्स को जो दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तो नॉर्मल गुड्स को नॉर्मल गुड्स ना बोल के ऑर्डिनरी गुड्स बोलेंगे। ऑर्डिनरी गुड्स, आप नॉर्मल गुड्स भी बोलोगे, आप लिख सकते हो नॉर्मल गुड्स भी बोलोगे तो बात एक ही है, बट प्राइस के बेसिस पे जब भी हम डिमांड को, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स को डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बेसिकली एक मतलब परफेक्ट लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे हम ऑर्डिनरी गुड्स की बात करते हैं। और जब भी हम इनकम के बेसिस पे डिमांड की बात करेंगे, तो हमारे पास जो गुड्स होगा वो होगा नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स एंड इनफेरियर गुड्स। और जब प्राइस के बेसिस पे डिमांड करेंगे तो ऑर्डिनरी गुड्स एंड गिवन गुड्स। तो ये चीज क्लियर हो गया। थोड़ा सा लेवल अब अच्छा करना है। प्राइस के बेसिस पे अगर हम किसी भी गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे, तो हम उसको ऑर्डिनरी गुड्स या गिवन गुड्स की बात करेंगे। और ऑर्डिनरी गुड्स क्या होता है? जहां पे बेसिकली अगर प्राइस कम हो तो गुड्स की डिमांड बढ़े, और प्राइस बढ़े तो गुड्स की डिमांड घटे। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करे, वो हो गया ऑर्डिनरी गुड्स। और गिवन गुड्स में क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने पे जो हमारा गिवन गुड्स है उसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े, या प्राइस के घटने पे क्वांटिटी डिमांड घटे, कुछ इस प्रकार से पढ़ के आए जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो होता है गिवन गुड्स। तो जब भी हम प्राइस के बेसिस पे काम करेंगे तो ऑर्डिनरी गुड्स एंड गिवन गुड्स बोलेंगे, और जब इनकम के बेसिस पे डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स। गलत नहीं है, बट थोड़ा सा बोलने में जो परफेक्शन की बात है वो ये आती है। तो जो डाउट है बच्चों में वो ये होता है कि सर किस गुड्स को हम गिवन बोले और कुछ किस गुड्स को हम नॉर्मल बोले। तो पता है, किस गुड्स को गिवन बोला जाए और किस गुड्स को नॉर्मल बोला जाए, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के प्रेफरेंस पे। देखो कोई एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। लेट अस सपोज कि गोल्ड की प्राइस, गोल्ड को एक एग्जांपल लेके चलो, ठीक है? ठीक है, गोल्ड को ही लेके चलते हैं। मान लो गोल्ड की प्राइस जो है 5500 पर ग्राम है। दो लोग हैं, एक तो सीए चार्टर अकाउंटेंट साहब और एक तो सीए का ड्राइवर। एक तो सीए और एक तो सीए का ड्राइवर। जब गोल्ड की दाम 5500 पर ग्राम था, और आपको अगर सिंपली हम आपसे पूछ ले कि गोल्ड क्या है, तो आप सीधा बोल दोगे कि सर नॉर्मल गुड्स है या फिर ऑर्डिनरी गुड्स है। प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती है, सीधा बोल दोगे ना। देखो यहाँ पे लेट अस सपोज जब गोल्ड का दाम 5500 था, तो चार्टर अकाउंटेंट साहब लेट अस सपोज 400 ग्राम गोल्ड कंज्यूम करते थे। और उस गोल्ड का चेन गले में पहने हुए थे, हाथ में ब्रेसलेट पहने हुए थे, कई सारी रिंग्स पहनी हुई थी, ठीक है? और ड्राइवर साहब उस टाइम पे बहुत नेग्लेजिबल, मतलब लेटर सपोज 0 ग्राम के आसपास वो गोल्ड को कंज्यूम करते, मतलब वो गोल्ड पहनता ही नहीं था उस टाइम, सिंपल था। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, गोल्ड क्या है हमारे लिए? बेसिकली गोल्ड जो है, हम जो 5500 की बात की, 5500 की बात की, ये जो 400 ग्राम पहन के बैठा हुआ है, ये आपस में बेसिकली ये बता रहा है, ये ना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, चार्टर अकाउंटेंट एंड ड्राइवर के बीच में। देखने से ही लग रहा है कि जो गोल्ड वर्ल्ड पहना हुआ है वो मालिक होगा और जो नहीं पहना हुआ ड्राइवर होगा, ऑब्वियसली, ठीक है? जैसे ही मान लो कुछ ऐसा हो जाए, गोल्ड की कीमत ना 2000 पर ग्राम हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए कहीं पे, मान लो उत्तर प्रदेश में ना गोल्ड का खजान मिल जाए कहीं पे भी, ठीक है? तो गोल्ड की कीमत 2000 पर ग्राम हो जाए। जैसे ही गोल्ड की कीमत 2000 पर ग्राम हुई, ये जो ड्राइवर साहब है ये क्या किए, ये भी अब लेट अस सपोज इन्होंने 300 ग्राम गोल्ड को परचेज कर लिया। अब ये भी चैन वगैरह बना लिए,
और क्या कहते हैं उसको, ब्रासलेट वगैरह बना लिए, रिंग्स वगैरह पहन लिया। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को ये देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि वो भी उतना सोना पहन के चल रहा है और हम भी सोना को पहन के चल रहे थे, मतलब मैचिंग मैचिंग लग रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अब जो है ना सोना नहीं पहनना, अब हम किसी और चीज की डिमांड करेंगे। लेट अस सपोज डायमंड का हम कुछ के पहनेंगे, डायमंड की रिंग पहनेंगे या डायमंड का जो भी है वो हम करेंगे। तो दाम घटने पे सीए साहब ने क्या किया, अब गोल्ड खरीदना बंद कर दिया। इनकी जो अब डिमांड है गोल्ड की वो हो गई 0 ग्राम, लेटेस्ट सपोज कम हो गई। तो प्राइस के, गोल्ड के प्राइस घटने पे, गोल्ड के प्राइस घटने पे ड्राइवर की डिमांड बढ़ी है। तो जो गोल्ड है वो ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो क्या है, नॉर्मल गुड्स है। क्या है, नॉर्मल गुड्स है। लेकिन इसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी गुड्स, क्योंकि प्राइस के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। ठीक है। और अगर सीए भाई के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस के घटने पे इन्होंने क्या किया, गोल्ड की डिमांड भी घटा दी। तो इनके लिए ये क्या बन गया, ये बन गया गिवन गुड्स। तो गोल्ड क्या है, उसको नॉर्मल में कंसीडर करें या गिवन में कंसीडर करें, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की प्रेफरेंस पे। तो आज के बाद से हम कभी भी किसी भी गुड्स के लिए नॉर्मल या किसी भी गुड्स के लिए इन्फीरियर क्या नहीं बोलेंगे, हम इंडिविजुअल की प्रेफरेंस पे फोकस करेंगे। समझ में आ गया। चलो, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। अब आते हैं हम अपने बेसिकली जो हमारा काम है इसमें। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देखना, देखो हम किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम ना टोटल 6 केस बनाएंगे, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ये पार्ट अलग है। ठीक है, हम पहले लेफ्ट साइड वाले पार्ट को पे फोकस कर रहे हैं। मान लेते हैं, लेट अस सपोज प्राइस 10 था, क्वांटिटी हम 100 क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 1000 हो रहा था। इसमें भी प्राइस 10 था, क्वांटिटी हम 100 कंज्यूम कर रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 1000 हो रहा था। इसमें भी प्राइस 10 था, क्वांटिटी हम 100 कंज्यूम कर रहे थे और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 1000 हो रहा था। अब आगे देखो, ऐसा करते हैं हम, इसमें भी सेम रखते हैं। प्राइस हमारा 10, क्वांटिटी 100, ये 1000, प्राइस 10, क्वांटिटी 100, टोटल एक्सपेंडिचर 1000 एंड प्राइस 10, क्वांटिटी 100, टोटल एक्सपेंडिचर 1000। टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम, ऑर्डिनरी गुड की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी गुड का मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करे, मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटे और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़े। लेट अस सपोज हम इस पार्ट में लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं, प्राइस को बढ़ा रहे हैं। तो अब जो प्राइस है ना वो 20 हो गया, यहाँ पे भी प्राइस 20 हो गया और यहाँ पे भी प्राइस 20 हो गया। जब प्राइस 20 हो गया तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना वो क्या होगी, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम होगी। तो क्वांटिटी लेट अस सपोज यहाँ पे 75 हो गई। तो अब जो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ हो रहा है वो हो रहा है 1500। सिमिलरली जब प्राइस 20 थी, 10 थी और 10 से जब 20 हो गई है तो अब यहाँ पे भी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो लेट अस सपोज यहाँ पे अब क्वांटिटी होगी 40, जो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर था वो क्या हो गया 800। और यहाँ पे भी सिमिलरली जब प्राइस 10 से 20 हुआ तो क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी कम हो गया 50, जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया वो हमारे पास क्या है 1000। तो अगर आप देखोगे तो पहले केस में क्या हुआ है, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ गया। प्राइस 10 से 20 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 1000 से 1500 हो गया। तो यहाँ पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ये हमें ये बता रहा है कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, ठीक है आपने सही बोला, तो इससे जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 कैसे हुई। देखो
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? मोर इनइलास्टिक। इसका कहने का मतलब ये है कि प्राइस के बढ़ने से जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है ना वो घटेगा तो सर जरूर, लेकिन उतना तेजी से नहीं घटेगा, मतलब उतना इफेक्ट हमारे डिमांड पे नहीं पड़ेगा। तो हमारा डिमांड क्या है? मोर इलास्टिक है। दैट्स व्हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और जो कि ये एक स्टेटमेंट होती है टोटल एक्सपेंडिचर का कि अगर हमारे पास प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो क्या होगा? हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, वो ग्रेटर देन 1 होगी। सिमिलरली जैसे यहाँ पे फोकस करो, प्राइस के बढ़ने से यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कम हो गया है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया है तो कहने का मतलब ये इन्वर्सली रिलेटेड है, इन्वर्स रिलेशनशिप बता रहा है। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? लेस देन 1 होगी। ये इसलिए होगी क्योंकि प्राइस के सेम बढ़ने से, प्राइस जो बढ़ा है वो तो सेम ही है दोनों में, प्राइस के सेम बढ़ा है, मतलब वहां पे भी 10 से 20 हुआ है, पहले पार्ट में भी 10 से 20 हुआ है और दूसरे पार्ट में भी 10 से 20 हुआ है। लेकिन दूसरे पार्ट में जो 10 से 20 हुआ है, लेकिन क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया, वो बहुत ज्यादा गिर गया। इसका मतलब ये है जो क्वांटिटी है वो लेस इनइलास्टिक है, मतलब इन इलास्टिक है। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया? लेस देन 1 आ गया। समझ में आया? प्राइस तो सेम ही दोनों में इंक्रीज हुआ है, बट जो क्वांटिटी डिमांडेड की जो डिक्लाइन हुई है इन दोनों में, पहले पार्ट में जो डिक्लाइन है वो थोड़ा सा कम है और दूसरे पार्ट में डिक्लाइन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो चुकी है। तो जब प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो कहने का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, और इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। अगर हम ईपीडी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर इक्वल टू 1 देखें तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, प्राइस तो बढ़ा है बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, अभी भी सेम ही है। पहले भी कितना था? 1000 और अभी भी कितना है? 1000 ही। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इक्वल टू 1 है। तो जब भी हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो हम क्वालिटेटिव टेक्निक की बात कर रहे हैं। हम वहां पे बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या क्वालिटी होगी, वो ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा, वो बता रहे हैं। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ग्रेटर देन 1, इनवर्स है तो लेस देन 1 और इक्वल टू 1 है तो ठीक है। प्राइस मतलब अगर सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है तो इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। देखो मैं ना कुछ एक डायग्राम आपको बना दे रहा हूं, देखो कुछ प्रकार से, इस प्रकार से देखना। 3 डायग्राम मैं बनाऊंगा, तीनों डायग्राम को आप अच्छे से देखना। ये है मेरा क्वांटिटी, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी एंड दिस वुड बी द प्राइस। 0 0 0। जब प्राइस हमारा लेटर सपोज 10 था, हम ना पहले क्या कर रहे हैं देखना, हम जो डायग्राम 1 है, हम डायग्राम 1, ये है दूसरा डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम। डायग्राम 1 में हम डिमांड कर्व को रिलेटिवली स्टीपर बना रहे हैं, डायग्राम 2 में हम डिमांड कर्व को रिलेटिवली फ्लैटर बना रहे हैं और डायग्राम 3 में जो डिमांड कर्व बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। मैं बताता हूँ कैसे। जब मैं डायग्राम 1 की बात करूं तो लेटर सपोज जब मेरा प्राइस 10 रुपया था तो जो हमारी क्वांटिटी थी वो थी 100 की। जैसे ही हमारा जो डायग्राम, जैसे ही हमारा प्राइस 10 से 20 हुआ, 10 से 20 हुआ तो जो हमारा क्वांटिटी में डिक्लाइन आया है वो आया है 75 का। तो जो एरिया ये है ब्लू कलर से और जो एरिया ब्लैक कलर से है, तो बताओ कौन सा एरिया ज्यादा है और कम है? तो जो पहला ब्लैक कलर वाला एरिया कम दिख रहा होगा आपको और ब्लू कलर वाला एरिया ज्यादा दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मान लो जो हमने एरिया बोला, मान लो लेटर सपोज मैं ब्लू कलर का एरिया की बात करूं, ये वाला एरिया की बात करूं,
तो ये क्या बता रहा है, प्राइस 20, ये हमें टोटल एक्सपेंडिचर बता रहा है ना एट प्राइस 20 पे। और जब मैं ब्लैक एरिया की बात करूं, ये वाले एरिया की, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये भी तो टोटल एक्सपेंडिचर बता रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं हम लोग, 100 इंटू में 10, मतलब ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला पार्ट देखो, तो इसका जो कि बेस 100 है और हाइट 10 है, तो तब हमें 100 इंटू में 10 करके तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, तो प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने से। तो जब प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ जाएगा, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, और हमारा जो डायग्राम है वो स्टीपर है। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक चीज और, यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप था। मान लो लेटर सपोज यहाँ पे प्राइस था हमारा 10 रुपया, तो हम जो क्वांटिटी करते थे डिमांड, वो करते थे ये 100, प्राइस 10 से हो गया 20, अब हम जो क्वांटिटी कर रहे हैं वो कर रहे हैं कितना, 40। आप बताओ ये जो एक्सपेंड, ये जो एरिया है और ये जो एरिया दिख रहा है, दोनों में कौन सा एरिया बड़ा है, पहला वाला एरिया बड़ा है। तो प्राइस के यहाँ बढ़ने पे, प्राइस के जो बढ़ने पे हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया है, और यहाँ जो डिमांड कर्व क्या है, रिलेटिवली फ्लैटर। और आप सभी को पता होगा, अगर मेरा प्राइस 10 हो और हम डिमांड कर रहे हो 100 का, प्राइस हो जाए 20 और डिमांड हम करें 500 का, तो ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और हर एक पॉइंट पे, मतलब ये वाला पॉइंट लेटर सपोज ए, ये वाला पॉइंट लेटर सपोज बी, हर एक पॉइंट पे एरिया अगर सेम हो तो डायग्राम कौन सा बनता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला। ठीक है, डायग्राम कौन सा बनेगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने एक चीज पढ़ा होगा क्लास 11th में कि जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है ना, तो हमारा जो डायग्राम बनता है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है। जी आपने पहले तो डायग्राम देख लिया ना, मैं एक चीज जो बता रहा हूँ देखो अच्छे से समझना। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है ना, तो जो हमारे पास डिमांड कर्व की डायग्राम होती है, जो डिमांड कर्व बनता है वो बनता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हाइपरबोला, हाइपरबोला। बट मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए ही बस एग्जिस्ट करता है। मतलब हम जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव टेक्निक से जब मेजर करेंगे, तब ही इक्वल टू 1 होने पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा। मतलब जब भी आपको कोई बोले कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हमारा कर्व रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 पे हमारा कर्व रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है, तो ये बस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू ही होता है। अदरवाइज अगर आप परसेंटेज मेथड पे जाओगे ना तो ये फेल हो जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे। मान लो कि जब प्राइस मान लो 10 रुपया था, ठीक है, जब प्राइस 10 रुपया था, तो आप जो है ना बेसिकली मान लो लेटर सपोज आप ना 1000 क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, 1000 क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। परसेंटेज मेथड से, हम परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, जो कि होता है चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। P1 मतलब इनिशियल प्राइस एंड Q1 मतलब इनिशियल क्वांटिटी। जब आपका प्राइस 10 था तो आपकी जो क्वांटिटी थी वो 1000 थी। जब आपका प्राइस लेटेस्ट सपोज 5 हो गया, मतलब 5 हो गया, तो आपकी जो क्वांटिटी है ना वो क्वांटिटी क्या होगी, लेटेस्ट सपोज 1500 हो गई। ठीक है, 1500 हो गई। ये पॉइंट हमारा ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो जब आपका प्राइस 10 था तो आपकी क्वांटिटी थी 1000,
मतलब जो इनिशियल प्राइस है वो क्या है 10 और आपकी जो इनिशियल क्वांटिटी है वो क्या है 1000। अब सॉल्व करो इसको। चेंज इन क्यू कितना आया, इसकी चेंज की बात करें तो +500 का चेंज आया है ना। चेंज इन पी की बात करें तो देखो चेंज इन पी कितना आया है, तो चेंज इन पी की जब आप करोगे तो ये -5 का आया है, 10 से 5 हो गया। इनटू में इनिशियल प्राइस 10 था, इनिशियल क्वांटिटी कितना था 1000 था। तो एक बात बताओ, इसकी जो इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, 00 यहाँ से कटेगा, 00 यहाँ से कटेगा, 100 कट गया तो ये आएगा 1। तो इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आई है दोस्त, ये आया है 1। ठीक है, क्या क्या ये जो एरिया है और ये जो ग्रीन वाला एरिया है, क्या ये दोनों एरिया इक्वल है क्या? अगर आप ग्रीन वाला एरिया निकालोगे, ग्रीन एरिया निकालोगे तो ग्रीन एरिया क्या होगा, ग्रीन एरिया होगा 1500 इंटू में 5, ये बनेगा इसका बेस 1500 और हाइट होगा 5, तो जो कि आपको देगा 7500। और जब आप ब्लू वाला एरिया निकालोगे, ठीक है, इसी डायग्राम से जब आप ब्लू वाला एरिया निकालोगे, ब्लू एरिया की मैं बात करूं तो ब्लू एरिया का जो निकलेगा वो होगा 1000 इंटू में 10, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो कि होता है 10,000। तो क्या ये दोनों एरिया इक्वल है? नहीं है, लेकिन हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया है यहाँ से क्या आया है, वो 1 आया है। तो रेक्टेंगल हाइपरबोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 पे तभी बनेगा जब वो हम टोटल एक्सपेंडिचर के मोटिव से देखेंगे, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर में ही हम एरिया के कोरस्पॉन्ड इलास्टिसिटी निकालते हैं, जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर सेम होने पे हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा। ये बात सही है कि रेक्टेंगल हाइपरबोला के हर एक पॉइंट पे एरिया सेम होगा, बट ये बात ऑलवेज राइट नहीं है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हमेशा रेक्टेंगल हाइपरबोला ही बनेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 पे हमेशा रेक्टेंगल हाइपरबोला ही बनेगा, ये बात सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 बन गया, बट ये तो एरिया सेम ही नहीं आ रहा, और जब एरिया सेम नहीं आ रहा तो रेक्टेंगल हाइपरबोला नहीं बनेगा। तो रेक्टेंगल हाइपरबोला तभी बनेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 पे जब वो टोटल एक्सपेंडिचर से देखा जाए। बाकी और मेथड आप लगाओगे तो वो रेक्टेंगल हाइपरबोला नहीं बनाएगा, तो ये बात आप फोकस करना। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़े हैं, जैसे कि हमने डिमांड कर्व का शेड्यूल पढ़ लिया, ठीक है, सो डिमांड शेड्यूल का डेरिवेशन पढ़ लिया, डिमांड कर्व का डेरिवेशन पढ़ लिया, डिमांड कर्व का क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो पढ़ लिया, और डिमांड कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, डिस्क्रीट गुड्स में वो डिसकंटिन्यूअस बनता है, वो भी पढ़ लिया। एंड दो हमने क्या पढ़ा है, तो मेथड पढ़े हैं किसको, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पे जो बाकी के दो बच्चे हैं हमारे पास इलास्टिसिटी मतलब कैलकुलेट करने का, वो मिड पॉइंट मेथड एंड पॉइंट मेथड, उसको हम लोग अच्छे से प्रूफ करेंगे और समझेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।